हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात होगी इस वीडियो में। 20 प्रश्न मिलेंगे आपको इस वीडियो में, और अगर आप मॉक टेस्ट के रूप में इस वीडियो को कर रहे हैं तो 20 में से जितने भी प्रश्न सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, चाहे कोई भी राज्य का टेट हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्लेलिस्ट में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के वीडियोस मिल जाएंगे और एमसीक्यूज के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पावलोव कहाँ के निवासी थे? इटली, फ्रांस, रसिया, यूएसए के। तो पावलोव महोदय कहाँ के निवासी थे? फटाफट आपको जवाब देना है, जो मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं। देखिए, पावलोव जो थे ये आपके रसिया के निवासी थे। पावलोव कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये एक चिकित्सक थे। इन्हें शरीर शास्त्री विज्ञानी कहा जाता है और इन्होंने सिद्धांत दिया था सीआर थ्योरी, कंडीशनड रिस्पॉन्ड थ्योरी, यानी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनका जो सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, वो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है और शरीर शास्त्री सिद्धांत भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीआर थ्योरी का उपनाम क्या है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारा, समग्रवादी सिद्धांत जो है किसका उपनाम है, किस सिद्धांत का उपनाम है? सीआर थ्योरी, एसआर थ्योरी, एसओआर थ्योरी या इनसाइट थ्योरी? तो बताना है इसका जवाब क्या होगा। देखिए, समग्रवादी सिद्धांत जो है ये इनसाइट थ्योरी को कहा जाता है। कह सकते हैं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को समग्रवादी सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और समग्रवादी सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनसाइट थ्योरी है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इससे जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। और गेस्टाल्ट जो है जर्मन शब्द है, और गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो होता है समग्र, पूर्ण। इस वजह से समग्रवादी सिद्धांत जो है ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, इसके उपनाम है जैसे पूर्ण कार्य का सिद्धांत और तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। देखिए, जो सूझ होती है वो अचानक होती है, तात्कालिक आती है। इसी वजह से जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत भी कहा जाता है। सीआर थ्योरी किसने दिया हुआ है? सीआर थ्योरी पावलोव ने दिया है। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है। एसओआर थ्योरी वुडवर्थ ने दिया है। और आरएस थ्योरी जो है ये स्किनर ने दिया है। इस चीज को आप लोग एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। एसआर थ्योरी को सिद्ध करने के लिए जो है थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और आरएस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर। चूहे पर 1938 में, 1943 में कबूतर पर। एसओआर थ्योरी किसने दिया था? वुडवर्थ ने। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? स्किनर ने, कोहलर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने या पावलोव ने? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और ये कहाँ के निवासी थे? ये कनाडा के निवासी थे, ठीक है। देखिए, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है इसको सिद्ध करने के लिए अल्बर्ट बंडूरा ने बारबी डाल पर या जीवित जोकर पर प्रयोग किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत बंडूरा कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो अनुकरण करके सीखता है, और जिस चीज को देख करके सीखता है उसे हम प्रतिमान या मॉडल कहते हैं, ठीक है। स्किनर महोदय अमेरिका के निवासी थे। पावलोव कहाँ के निवासी थे? रूस के। और कोहलर कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। बंडूरा कहाँ के निवासी थे? कनाडा के। अगला प्रश्न है, ऐसा वक्र जिसमें पहले सीखने की गति धीमी बाद में तीव्र हो जाती है किस प्रकार का अधिगम वक्र होगा? सरल रेखीय वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र या उन्नतोदर वक्र? क्या कह रहा है प्रश्न कि ऐसा वक्र कौन सा होगा जिसमें सीखने की गति पहले धीमी बाद में तीव्र हो जाती है? तो बाद में तीव्र हो जाती है, यानी कह सकते हैं ये धनात्मक वक्र होगा, सकारात्मक वक्र होगा और अवतल वक्र होगा, और इसे नतोदर वक्र भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। उन्नतोदर वक्र जो है इसका उल्टा होता है। पहले जो है गति तीव्र होती है, बाद में धीमी हो जाती है। और
ये होता है आपका उन्नतोदर वक्र। इसे नकारात्मक या ऋणात्मक वक्र भी कहा जाता है और उत्तल वक्र भी कहा जाता है। मिश्रित वक्र जो होता है वो नतोदर वक्र और उन्नतोदर वक्र का मिश्रण होता है। सरल रेखीय वक्र जो होता है ये इसमें सीखने की गति जो होती है लगातार बढ़ती रहती है। इस प्रकार का वक्र कभी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और सरल रेखीय वक्र को शून्य त्वरित वक्र भी कहा जाता है। अगला है सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है किसने दिया है? स्किनर ने, स्पीयरमैन ने, कोहलर ने या CH जड ने? सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है ये CH जड ने दिया हुआ है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक या त्रिकारक सिद्धांत दिया है। बुद्धि का द्विकारक भी दिया है और त्रिकारक सिद्धांत भी दिया हुआ है, ठीक है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें शारीरिक पक्ष केवल शामिल होता है या जीवन पर्यंत चलता है या संख्यात्मक और गुणात्मक होता है? इसमें सभी पक्ष, संज्ञानात्मक, भावात्मक, नैतिक पक्ष या कह सकते हैं संवेगात्मक पक्ष आदि शामिल होते हैं। तो विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य होगा? तो पहला ही देखिए, इसमें शारीरिक पक्ष केवल शामिल नहीं होता है, इसमें सभी पक्ष शामिल होते हैं, जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक, नैतिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष आदि। विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलता है या संख्यात्मक और गुणात्मक होता है, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। शारीरिक पक्ष केवल ग्रोथ में शामिल होता है, वृद्धि में शामिल होता है, और जो वृद्धि होती है वो निश्चित समय के लिए होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। अगला प्रश्न है, ऐसा अनुवांशिक गुण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कहा जाता है जीनोटाइप, फिनोटाइप, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका जवाब? पढ़ा है आपने इसको? अगर आपने थियोरेटिकल पोर्शन मेरा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि क्या होगा इसका जवाब। ऐसे अनुवांशिक गुण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं क्या होगा? जीनोटाइप, फिनोटाइप, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। थियोरेटिकल पोर्शन को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो ये होगा फिनोटाइप, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें अनुवांशिक गुण दिखाई देते, जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग, हमारी लंबाई, तो ये जुड़ा होता है आनुवांशिक गुणों से। और जो प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं दिखाई देते वो होते हैं जीनोटाइप। गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है, ठीक है, या कह सकते हैं 46 होती है। 46 जो होता है वो संख्या होती है, जोड़ी में अगर कहा जाता है तो 23 जोड़ी होता है। प्रश्न है, यह कथन किसका है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? बीएन झा का, रॉस का, वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कहा है बीएन झा ने। परिभाषाएं ऐसी हैं ये जो एग्जाम में काफी बार पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है, विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है, यह कथन किसका है? स्किनर का, ब्रूनर का, रॉस का, वुडवर्थ का? विकास जो है वो आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये कहा है किसने? वुडवर्थ ने। एकदम दिमाग में घुसा लीजिए आप लोग। अगला है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? लॉक का, वैलेंटाइन का, एडलर का या नन का? देखिए, जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 6 वर्ष या 5 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है अवस्था, और किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो परिभाषा जुड़ी हुई है शैशवावस्था से। सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? लॉक ने कहा है, वैलेंटाइन ने, एडलर ने, नन ने। तो आदर्श काल, प्रेम का इजहार करने का आदर्श काल कौन सा होता है? वैलेंटाइन का दिन। इसी वजह से आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तित काल है, यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का, क्रो एंड क्रो का, स्पीयरमैन का या रॉस महोदय का? तो क्या होगा इसका जवाब? किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तित काल है, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन थे? ब्रूनर, कार्लसैनिक, जॉन एडम्स या जॉन डीवी? प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? देखिए, प्रगतिशील शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें पढ़ाई जो होती है, जो शिक्षा होती है, वो बच्चों की रुचि के अनुसार दी जाती है। और प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो थे ये जॉन डीवी थे। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार जब प्राथमिक स्तर पर 200 छात्र हों, ठीक है, तो छात्र और शिक्षक अनुपात कितना होता है? 40:2, 80:1
30:1 या 40:1? कितना होगा अनुपात? देखिए आरटीई एक्ट जो है 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत देश में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। और आरटीई एक्ट लागू करने वाला भारत हमारा 135वें नंबर का विश्व में देश था। ठीक है, तो 200 से अधिक या 200 छात्र होने पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा? ये होगा 40:1। ठीक है, और भी मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। देखिए अगर एक प्रश्न आता है कि एक सप्ताह में शिक्षक के कार्य के घंटे कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 45 घंटे आरटीई एक्ट के अनुसार। एक वर्ष में प्राथमिक स्तर पर आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कितने दिन पढ़ाई होगी? 200 दिन। जूनियर स्तर पर 220 दिन। अगर घंटों की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे यानी एक दिन में 4 घंटे, और आपका जूनियर स्तर पर एक दिन में 4.5 घंटे यानी 1000 घंटे। कह सकते हैं प्राथमिक स्तर पर साल में 200 दिन पढ़ाई होगी, जूनियर स्तर पर 220 दिन पढ़ाई होगी, और एक दिन में प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे। संपूर्ण घंटों की बात करें साल में तो 800 घंटे पढ़ाई होगी, और जूनियर स्तर पर जो है साल में 1000 घंटे पढ़ाई होगी। अगला है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? मन का, बर्ट का, डियर बर्ड का या टर्मन का? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये किसने कहा है? ये कहा है मन ने। अगला प्रश्न है मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि के प्रकार किसने बताए हैं? गैरट ने, थांडाइक ने, रॉस ने या नन ने? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि के प्रकार किसने बताए हैं? गैरट, थांडाइक, रॉस या नन? तो ये बताया है थांडाइक महोदय ने। आइए जानते हैं मूर्त अमूर्त बुद्धि क्या होती है। देखिए मूर्त बुद्धि वो होती है जो चीजों से, वस्तुओं से जुड़ी होती है। जैसे कारीगर, मिस्त्री और इंजीनियर। अगर आप जो है कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर को कोई भी जो है ठोस चीजें दे देते हैं, जैसे कारीगर मिस्त्री को आप जो है ईंटें दे देते हैं, इंजीनियर को ईंटा गारा दे देते हैं, तो जो है नई बिल्डिंग बना देता है। तो मूर्त चीजें जो हैं जिनको हम छू सकते हैं वो मूर्त वस्तु होती हैं। अमूर्त बुद्धि यानी जो संवेगों से जुड़ी हुई होती है बुद्धि, जिनके पास संवेगों से लिखने पढ़ने की क्षमता ज्यादा होती है, वो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। जैसे टीचर, लेखक और डॉक्टर, साइंटिस्ट। सामाजिक बुद्धि समय के अनुसार अपनी बुद्धि को बदल लेने वाले सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं, जैसे मंत्री और राजनेता आदि। अगला प्रश्न, गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने कोष बताए थे 1967 में, 1967 में? गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, 3 आयाम बताए हैं। विषय वस्तु, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, 3 आयाम बताए हैं। किसने? गिलफोर्ड ने। 1967 में कितने कोष बताए थे बुद्धि के? 150, 120, 180 या 200? तो गिलफोर्ड ने 1967 में 120 कोष बताए थे, 1977 में 150 कोष बताए थे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट छूट रहा है, वो मैं आपको बता दें। देखिए जो गिलफोर्ड थे वो कहाँ के निवासी थे? वो आपके अमेरिका के निवासी थे। इस पॉइंट को शायद मैंने बता दिया है। एक पॉइंट है कि 1980 में जो है 180 कोष थे, 1967 में 120, 1977 में 150, 1980 में 180। अगला प्रश्न है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के कितने अंग होते हैं? 4, 5, 6, 8? वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के कितने अंग होते हैं? सभी को पता है 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग बताए हैं? पहला बताया सीखना, फिर बताया धारण, फिर बताया है पुनः स्मरण, चौथा बताया है पहचान। ठीक है, तो ये 4 अंग बताए थे। किसने? वुडवर्थ ने। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही है, प्रेरणा है। स्किनर, मैकडोनाल्ड, फ्रेंसन या रॉस? तो किसने कहा है ये? तो ये कहा है मैकडोनाल्ड ने। जब हम मैकडोनाल्ड का पिज्जा या बर्गर खाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, या व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है अगर वो मैकडोनाल्ड का पिज्जा व बर्गर खा लेता है। अगला प्रश्न हमारा प्रक्षेपी विधि नहीं है, टीएटी, सीएटी, आईबीटी या व्यक्ति इतिहास विधि? तो देखिए व्यक्ति इतिहास विधि जो है ये आप प्रक्षेपी विधि नहीं है, प्रक्षेपी विधि नहीं है। टीएटी थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट 1935 में मॉर्गन व मुरे ने दिया था। इसमें टोटल कार्ड थे 31, 30 + 1
10 कार्ड पर महिला का चित्र, 10 कार्ड पर पुरुष का चित्र और 10 कार्ड ऐसे थे जिस पर जो है महिला व पुरुष दोनों के चित्र थे। एक ऐसा कार्ड था जो खाली था। तो TAT होता है थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। CAT था लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में दिया था। इसमें कुल 10 कार्ड थे जिन पर जो था विदेशी जानवरों के चित्र बने हुए थे। IBT इंक ब्लड टेस्ट 1921 में किसने दिया था? हरमन रोसा ने दिया था। इसमें भी 10 कार्ड थे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। TAT, CAT और IBT और SCT होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। वाक्य की पूर्ति परीक्षण जो है ये प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला है ZPD का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ पर्सन डेवलप, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट, नन ऑफ दिस। तो ZPD का पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास मंडल। ठीक है। और ZPD जो है ये वाइगोस्की के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। वाइगोस्की ने एक और पॉइंट बताया था इसके फोल्डिंग के बारे में। इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग वह चीज होती है जो हमें किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होती है, जो कि अस्थायी सहयोग होता है। जब हमारा काम पूरा हो जाता है, जो सहयोग दिया जाता है बड़े लोगों के द्वारा वो हटा लिया जाता है एक समय के बाद, तो इसकी फोल्डिंग जो होता है वो अस्थायी सहयोग होता है। तो इस प्रकार से आज के हमारे 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।